नमस्कार साथियों, आज हम लोग आपके सामने एक लंबे अंतराल के बाद फिर पेश हुए हैं एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर और एक नए सेटअप के साथ। उम्मीद करते हैं कि यह नया सेटअप जो है हमें चीज़ों को समझने में अधिक कारगर साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन पर चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन जो होता है हमारा डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस होता है। इस वीडियो में उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। आइए समझते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल में दो हिस्से हैं, पहला डेफिनेट, दूसरा है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल तो वही इंटीग्रेशन वाली ही चीज़ होती है। अब ये डेफिनेट समझते हैं। पहले डेफिनेट समझने के पहले एक हम लोग नोटेशन देखते हैं कि इसको किस तरह से डोनेट किया जाता है। ये एक सिंपल फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स। यहाँ तक तो इंटीग्रेशन है। इसके आगे इसमें अगर इस तरह से कुछ लिख दिया जाए तो यही हमारा डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है। तो जो दो नई चीज़ें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की हैं इनको हम कहते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। इनको हम लोग कहते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका रोल क्या होता है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कर्व है, ये समझ लीजिए कोई कर्व है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब ये जो हमारा इकोनॉमिक्स में जितने भी डेफिनेट इंटीग्रल या इकोनॉमिक एप्लीकेशंस में जहाँ तक डेफिनेट इंटीग्रल चलेगा उसमें दो एजम्पशंस मान के चलते हैं। पहला एजम्पशन क्या है, एजम्पशन नंबर 1 क्या है, एजम्पशन नंबर क्या है कि ए जो है, ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में दो चीज़ें दी हुई हैं ए और बी। ए जो है हमेशा जो है बी से छोटा होगा, पहला एजम्पशन। सेकेंड एजम्पशन क्या होगा हमारा, सेकेंड एजम्पशन क्यों ये होगा कि जो एफ एक्स हमारा फंक्शन है, फंक्शन ये हमारा 0 से बड़ा या बराबर होगा। आइए समझते हैं ये ए और बी का रोल क्या होता है। ये हमारा कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये a है और ये b है। देखिए b a से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अब इस एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दी जाए और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे खींच दी जाए। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है, ये वाला पूरा वाला ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन हमें ये दर्शाता है कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द पॉइंट्स। पहली बात कि कर्व के नीचे का एरिया कितना है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो एरिया कितना है। जैसे कि ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो इनके बीच का एरिया कितना होगा। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है, जब एफ एक्स डी एक्स को सॉल्व करेंगे तो हमको एफ एक्स मिलेगा, हमको एफ एक्स मिलेगा। और देखिए जब हम लिमिट्स नहीं होती थी, ऐसे समझते हैं इसको, जब इस तरह से नोटेशन दिया होता था तो हमको फिर एक फंक्शन मिलता था। हम सपोज कीजिए हमारे को फंक्शन ये मिला एफ एक्स प्लस सी। डेफिनेट इंटीग्रल में ये सी जो है ये समाप्त हो जाता है, ये जो सी है इसका वजूद जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इसको नोट कैसे करते हैं, सपोज कीजिए ये इस तरह से कुछ दिया हुआ है, इसको नोट किस तरह से करेंगे, इसको नोट करेंगे इस तरह से।
फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह से रिजल्ट आएगा हमारे सामने, कुछ इस तरह से हमारे सामने रिजल्ट आता है। ठीक है, आइए इसको एक सॉल्व करके एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, उसके बाद हमारी चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होंगी। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, फर्ज कीजिए एक फंक्शन है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 3, एक फंक्शन है। ठीक है, इसको रब कर देते, y इज इक्वल्स टू फंक्शन है। कहा जाता है हमसे कि इसकी वैल्यू निकाली जाए। ये 6 है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, कहा जाता है इसकी वैल्यू निकाली जाए। आइए वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए अगर y इज इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। यहाँ भी उसी तरह से 1 2 3, तो y इज इक्वल्स टू 3 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम कुछ इस तरह से एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से डिनोट करेंगे y इज इक्वल्स टू 3। ये एक कर्व है हमारा। अब इसके नीचे का एरिया निकालना है, किन पॉइंट्स के बीच में, 2 और 6 के बीच में। ये गड़बड़ हो गई। हमको इसका एरिया हमको निकालना है, हमको ये वाला एरिया निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर ये जो है ये वाला लेंथ कितना, ये एक रेक्टेंगल को डिनोट कर रहा है कि नहीं डिनोट कर रहा है। ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ इसके बराबर होगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लेंथ 3 हो गया। ये वाला लेंथ कितना होगा, 6 - 2 4, ये वाली लेंथ कितनी होगी, 6 - 2 4। रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 3 × 4 12, इतना ही ना होगा। आइए इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे 3dx है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे x की 3 × 1 यहाँ पे छिपा हुआ है। 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। इसको जब हम x की पावर 0 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 इज इक्वल्स टू x आएगा। यानी अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के सामने आएगा, 3x रिजल्ट निकल के सामने आएगा। हम लोगों ने अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 और 6। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखिए if यहाँ पे 3 × 6 इसको ऐसे लिख दिया, माइनस 3 × 2 कर दिया, x की जगह 6 रख दिया और x की जगह 2 रख दिया, इज इक्वल्स टू 3 6 18 माइनस 3 2 6 इज इक्वल्स टू 12। देखिए हमारा आंसर टैली कर रहा है कि नहीं टैली कर रहा है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का रोल समझ में आ गया। आइए इसके इकोनॉमिक एप्लीकेशंस को देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कंज्यूमर सरप्लस जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो है ही, आगे जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि फ्री ट्रेड से कैसे कंज्यूमर सरप्लस जो है वो हमारा इंक्रीज होता है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्शनिज्म का पॉलिसी को फॉलो करते हैं। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि इंपोर्ट को दूसरे देशों से बंद कर देते हैं।
लेकिन अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए वो लोग दूसरे देशों से इंपोर्ट को बंद कर देते हैं। तो वैसी स्थिति में देखा गया है कि उन देशों की जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। जैसे जब वो लोग फ्री ट्रेड चालू कर देते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड चालू कर देते हैं, तो देखा जाता है कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो है काफ़ी उन्नत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनका कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है। इस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। पहले है ये हम लोग समझते हैं कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। देखिए, कंज्यूमर सरप्लस के लिए मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, ये एक डिमांड कर्व है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाला एक हमारा Q हो गया, ये वाला हमारा P हो गया। और सपोज कीजिए कि एक यहाँ पर ये हमारा सपोज कीजिए कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। जब ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा तो मार्केट फोर्सेस हमारा, फ्री इकोनॉमी है, प्योर कंपटीशन है, तो मार्केट फोर्सेस जो है हमारा वो प्राइस को डिटरमिन करेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर प्राइस क्या है, वो P0 प्राइस है, और यहाँ क्वांटिटी कितनी है, यहाँ क्वांटिटी Q0 है, ठीक है। आइए समझते हैं बात को। तो कंज्यूमर सरप्लस आखिर होता क्या है, ये पॉइंट मान लीजिए कुछ, ये मान लीजिए इस पॉइंट को। कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, ठीक है, समझते हैं। अब देखिए, यहाँ क्वांटिटी कितनी है, Q0 है, प्राइस कितना है, P0 है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको अचीव हो चुकी है। जो कंज्यूमर जो है अगर Q0 से कम क्वांटिटी परचेज करता है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ क्वांटिटी उसने परचेज की, तो उसके लिए उसको हायर प्राइस पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हायर प्राइस पे करना पड़ेगा। परंतु इक्विलिब्रियम के कारण he is not only paying the lower price, but he is enjoying the higher quantity also। यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर है तो यहाँ पर Q0, ये जो क्वांटिटी है Q0 से छोटी है। जब ये क्वांटिटी Q0 से छोटी है उसके लिए वो हायर प्राइस पे कर रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन के कारण वह न सिर्फ कम कीमत अदा कर रहा है बल्कि ज़्यादा क्वांटिटी भी ले रहा है, और यहाँ पर वह खुश भी है। ही इज़ बेटर ऑफ एट दिस पोजिशन। बेटर ऑफ क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन जब मार्केट फोर्सेस जो डिटरमिन करती हैं प्राइसेस को, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे विन विन सिचुएशन प्रोड्यूसर का भी होता है और कंज्यूमर का भी होता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर भी विन विन सिचुएशन पर है, क्योंकि वह एक ज़्यादा क्वांटिटी भी परचेस कर रहा है और प्राइस भी कम पे कर रहा है। ऐसी स्थिति में Q0 से पहले की जितनी भी क्वांटिटी वो परचेस करेगा उसके लिए हायर प्राइस वो पे करेगा। ऐसी स्थिति में ये जो सिचुएशन है, मतलब ये जो कंडीशन है हमारी इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, इसके ऊपर जितना भी ये प्रोडक्ट परचेस करेगा, ये सब, ये जो एरिया होगा इसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। कंज्यूमर सरप्लस हम इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो इस पॉइंट पर जो कंज्यूमर है वह एक बेटर ऑफ है, क्योंकि वह ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है और कम प्राइस भी पे कर रहा है। तो ये वाला जो भी एरिया होगा, ये जो रीजन होगा, ये पूरा रीजन उसके लिए एक एडवांटेजियस रीजन होगा। एडवांटेजियस रीजन होगा, और इस एडवांटेजियस रीजन में जो है कंज्यूमर जो है हमारा, इसी एडवांटेजियस रीजन को हम लोग कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। अब इस कंज्यूमर सरप्लस का कंप्यूटेशन कैसे होगा भाई, ये उसको समझते हैं। उसमें डेफिनेट इंटीग्रल का क्या रोल है वो देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा ये जो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, इसके नीचे का पूरा एरिया अगर हम कंप्यूट कर लें, उसमें से अगर हम ये वाला इस रेक्टेंगल को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं, ये वाला एरिया आ जाएगा, नहीं, ये पूरा एरिया है, इसमें से हम
इस पूरे एरिया में से हम अगर इसको माइनस कर दें तो ये वाला एरिया हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यही हमारा कंज्यूमर सरप्लस होगा। तो इस पूरा एरिया को किस तरह से करेंगे, ये हमारा डिमांड कर्व है, इसको हम करेंगे डिमांड कर्व है। कुछ इस तरह से डिमांड कर्व होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, पूरा डिमांड कर्व माइनस, अब इस वाले एरिया को माइनस किया जाए, ये जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ क्यू ज़ीरो ए पी ज़ीरो। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा हमारा ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है P0 इज इक्वल्स टू 0 टू Q0। एक एक नोटेशन पे हम लोग ध्यान देंगे, माइनस P0 इंटू Q0, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला निकल के सामने आता है। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं। पहले हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में क्या पढ़ा था, एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द पॉइंट्स। हमको यहाँ तक का एरिया निकालना है, मतलब इस पॉइंट के नीचे या Q0 तक कितना एरिया कर्व के अंडर में है। तो हम 0 टू Q0 गए, 0 टू Q0 गए। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं वही हमारे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में आएंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करें, यहाँ पर कौन सा पॉइंट्स लें। जो भी एक्स एक्सिस पे हमको पॉइंट्स मिलते हैं उन्हीं को हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में डालेंगे। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं। आइए अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट Q इज इक्वल टू 5 फॉर द डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू 30 माइनस 4Q। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डिमांड फंक्शन कितना लिखा है, P इज इक्वल टू 30 माइनस 4Q एट Q इज इक्वल टू 5, यानी Q की वैल्यू दी हुई है, एक्स एक्सिस की वैल्यू दी हुई है। तो चलिए P की वैल्यू निकालने के लिए P इज इक्वल टू 30 माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। ठीक है, P और Q की वैल्यू निकल गई। अब हमको फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे ऑलवेज Q होगा, तो 0 टू 5 जाएगा, 0 टू 5 जाएगा। ठीक है, 0 टू 5 क्या जाएगा, 30 माइनस 4Q DQ माइनस, आइए P इंटू Q भी हम लोगों ने देखा था, P की वैल्यू कितनी है 10 है, Q की वैल्यू कितनी है 5 है, 50। 10 इंटू 5 कितना होगा, 50 तो होगा। अब बस अब इसको हमको इंटीग्रेट कर देना है और जो भी रिजल्ट है, अब आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 30Q, ठीक है, माइनस 4Q, माइनस 4Q को इंटीग्रेट करेंगे तो 4Q स्क्वायर बाई 2 आएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 2Q स्क्वायर, सॉरी देखिए अभी नया नया है तो थोड़ा सा हम लोग को भी हाथ सेट करने में समय लग रहा है। इतना ही ना होगा, 4Q स्क्वायर बाई 2, 2 2 ज़ा 4, सही है। ठीक है, 30Q माइनस 2Q स्क्वायर। अब इसको ऐसे कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 टू 5 जाएगा, माइनस 50। ठीक है, आइए अब रखिए यहाँ पे 30 इंटू Q कितना होगा, 30 इंटू Q कितना होगा 150,
150 माइनस 25, 5 5 जा 25 इंटू 525 इंटू 250 माइनस, फिर ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। अरे भैया क्यू में ज़ीरो रखेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। 150 माइनस 50 कितना होगा? 100 माइनस 50, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। ये 50 आया P इंटू क्यू से। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से कंज्यूमर सरप्लस था उस तरह से हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस भी होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? ये मान लीजिए हमारा कुछ सप्लाई कर्व है, ठीक है, तो थोड़ा सा सप्लाई कर्व को, ये मान लीजिए सप्लाई कर्व है, और ये हमारा जो है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखिएगा, अगर सप्लायर जो है इसको 10 हटा दीजिए, सप्लायर जो है क्यू, ये वाली क्वांटिटी, सपोज कीजिए ये वाली क्वांटिटी कुछ सप्लाई करता है, उस सप्लाई की हुई क्वांटिटी के लिए इसको लोअर प्राइस मिलेगा। मतलब कि इस क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम पे जो क्वांटिटी है उससे जितने भी क्वांटिटी उससे कम जितनी भी क्वांटिटी सप्लाई करेगा उसके लिए उसको लोअर प्राइस मिलेगा। इसके ऊपर जा नहीं सकता है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो उसके लिए जब क्वांटिटी कम सप्लाई कर रहा है तो लोअर प्राइस मिल रहा है। जिस तरह से कंज्यूमर सरप्लस में एडवांटेजियस पोजीशन में था कंज्यूमर जब वो इक्विलिब्रियम पे था, उसी तरह से हमारा प्रोड्यूसर भी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा जब उसको, क्योंकि उसको यहाँ पे ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, सॉरी एडवांटेजियस पोजीशन पे आएगा। क्योंकि उसको ज़्यादा प्राइस मिल रहा है। उस ज़्यादा प्राइस के लिए तो ये वाला जो रीज़न है उसका, ये उसके लिए एडवांटेजियस रीजन होगा कि नहीं होगा प्रोड्यूसर के लिए? तो यही एडवांटेजियस रीजन जो होगा इसी को कहा जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, इसको कंप्यूट क्या करना है, कैसे करना है? अब देखिए, इस पूरे रेक्टेंगल में से एरिया अंडर द कर्व अगर माइनस कर दिया जाए तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि रेक्टेंगल का P0 Q0 माइनस 0 टू कहाँ तक जाएगा? Q0, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, जब भी Q0 से कम की क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूसर, उसको कम प्राइस मिल रहा है। लेकिन जैसे ही Q0 पे जाता है उसको, वो भी विन विन सिचुएशन पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। तो उसके लिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो रीजन हो जाएगा वो एडवांटेजियस रीजन होगा कि नहीं होगा? जब एडवांटेजियस रीजन होगा इसी को हम कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो आइए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, चीज़ों को और आसानी से समझेंगे। आइए, क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन द डिमांड फंक्शन 35 माइनस क्यू डी स्क्वायर एंड सप्लाई फंक्शन P इज इक्वल टू 3 प्लस क्यू एस स्क्वायर, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस अज्यूमिंग प्योर कॉम्पिटिशन। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, प्योर कॉम्पिटिशन। इस शब्द पे ध्यान देने का है। प्योर कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट फोर्सेस प्राइस को डिटरमिन करती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे को इक्विलिब्रियम मिलेगा। इक्विलिब्रियम मिलेगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू डी होता है कि नहीं होता है? तो इज इक्वल्स टू क्यू ऐसे ही लिखते हैं ना, तो 35 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस क्यू स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इधर जाएगा 2Q स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा 32, यानी 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 16
इट मीन्स क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इस क्यू स्क्वायर 16 को कहीं भी पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को अब हम जो है, जो हमारा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे जो हमारा सप्लाई फंक्शन है उसको हम ये करेंगे, डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सप्लाई फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। सप्लाई फंक्शन कितना है, अच्छा हाँ, अगर ये मान लीजिए एस और डी एग्जामिनेशन में नहीं दिया हुआ है तो सप्लाई फंक्शन कैसे पहचानना है, डिमांड फंक्शन कैसे पहचानना है, ये तो आता ही होगा आप लोगों को। बड़ा सिंपल सा है, अगर पॉजिटिव है तो वो हमारा सप्लाई, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर जब तक कहा नहीं जाए तब तक हमको नॉर्मल गुड्स ही अज्यूम करना है। इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स ये हमेशा यहाँ पॉजिटिव साइन होगा, एंड इन द सप्लाई फंक्शन में पॉजिटिव साइन होगा और यहाँ नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, 3 प्लस क्यू स्क्वायर डी क्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to 4। एक्स एक्सिस पर क्या होगा हमारा, क्यू होगा ना, तो 0 to 4 जाएगा। बस इसको इंटीग्रेट कर देना है और ये 19 4 76 में से जो भी रिजल्ट आए उसको हमको माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लो, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आज हमने कुछ इन्वेस्ट किया, आई, एक समय के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डी के अपॉन डी टी। ये जो है हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन इसको कहते हैं। देखिए, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि एग्जामिनेशन में जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है, क्वांटिटेटिव का जो पेपर होता है, उसमें से इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके लिए इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक नहीं होता है वहाँ के बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, यानी कि आज हमने कुछ पैसा, आज हमारे पास कुछ पैसा है, एक टी टाइम के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, हम इसको इसी चीज़ से डिटरमिन करते हैं। ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन समझते हैं। पहले कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इन्वेस्टमेंट फ्लो इज आई टी इज इक्वल टू 9000 रूट टी, कैलकुलेट द कैपिटल फॉर्मेशन from the end of the first year to the end of the fourth year. The number of years required before the capital stock exceeds rupees 1 lakhs. आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। इसमें बहुत सिंपल चीज होती है, इसको बस हमको इंटीग्रेट कर देना होता है। The capital formation from the end of first year to the fourth year, first year to the fourth year, बस सिंपल, यानी कि इज इक्वल्स टू 1 to 4 एंड 9000, बस इस काम को वैल्यू निकाल लेना है, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। आइए, असली पेज जो है सेकंड क्वेश्चन में है, द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड बिफोर द कैपिटल स्टॉक एक्सीड्स रुपीज 1 lakhs। ठीक है, देखिए फंक्शन तो हमारा यही है। सॉरी यहां पर ये नहीं होगा। यहां पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, 100,000। ठीक है, यहां पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा ये हमको डिटरमिन करना है।
बिफोर द कैपिटल स्टॉक एक्सीड्स ₹1,00,000। अभी शुरुआत में कितनी कैपिटल है हमको मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी हम शुरुआत करेंगे किसी चीज की, उस शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत हम यहां से करेंगे। कहां तक जाना है मालूम नहीं। एक्सीड्स कह रहा है ना, एक्सीड्स का मतलब इज ग्रेटर देन 1,00,000 होना चाहिए। तो जहां पे 1,00,000 हो जाएगा मतलब उसके बाद तो इंक्रीज ही करने का है, ठीक है। एक्सीड्स कह रहा है 1,00,000, इसका मतलब क्या होगा कि जिस समय ये 1,00,000 हो जाएगा उसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड में 1,00,000 की लिमिट को ही से ऊपर ही जाएगा। इसलिए अगर हम वो टाइम प्राप्त कर लें, वो अगर हम टी जो है वो टाइम है, वो टाइम अगर हम निकाल लें जहाँ पर ये 1,00,000 होगा, यानी उसके बाद का जो टाइम होगा या उस टाइम के बाद जो भी पल होगा, जो भी क्षण होगा, जो भी मिनट होगा, जो भी आवर होगा, उस समय हमारा ये एक्सीड कर जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नया सेटअप है, कुछ हम लोग को भी एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट हो जाएगा। यही था हमारा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? 9,000 तो बाहर आ जाएगा, 9,000 को बाहर रखिए, ठीक है। और इसको करेंगे इंटीग्रेट, रूट टी को करेंगे तो ऊपर की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 + 1 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा। तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है 2/3, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। अभी इसको भूल जाइए, अभी इसको भूल जाइए, इसको पहले हम छोटा कर लें पहले, उसके बाद। अब देखिए, अब इस 3 से इस 9,000 को कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा? ये 3,000, 3,000 इंटू 2 कितना होगा? 6,000 इंटू टी की पावर 3/2। अब हम यहाँ पर वो चीज़ को करेंगे 0 to t, ठीक है। 6,000 t। अब देखिए, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6,000 इंटू टी की पावर 3/2 माइनस, अब यहाँ पर 0 रख देंगे। अगर यहाँ 0 रख दिए तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू 1,00,000 होगा कि नहीं होगा? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब हमारे पास क्या है? एक बहुत ही उपयोगी यंत्र है जिसका नाम है कैलकुलेटर। उस कैलकुलेटर का प्रयोग करके हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? कैलकुलेटर का यूज़ करके हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? टी की वैल्यू निकलेगी। टी की वैल्यू अगर कुछ पॉइंट्स में भी आवे तो इसका ये मतलब होगा कि उस पॉइंट पर हमारा जो है ये कैपिटल स्टॉक जो है वो 1,00,000 रुपए हो जाएगा। उसके बाद जितना भी टाइम एलैप्स करेगा वहाँ से हमारा ये 1,00,000 जो है वो इंक्रीज करना चालू करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं एग्जामिनेशन में, इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोग करने की स्थिति में है। अगले देखते हैं, अगली स्लाइड क्या है। सबसे अच्छी स्लाइड है ये, थैंक यू की स्लाइड जो है सबसे अच्छी स्लाइड है। हम लोग भी कई सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहते हैं, वहाँ इसी स्लाइड का इंतजार करते हैं कब ये थैंक यू की स्लाइड आवे। एनीवे, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, नया सेटअप कैसा लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।